हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। पता है क्या, अभी जो पार्ट 1 मैंने कराया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, उस पार्ट को मैंने 30 आपको वन वर्ड कराए थे, उसके अंदर 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए थे। और देखो जीडी का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में ही वहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सेकंड में भी एक वन वर्ड आया हुआ था, थर्ड में का नहीं पता, मेरे को पता नहीं चल पाया। देखो एक ग्रुप ऑफ सिंगर वाला कराया था, वो किसी शिफ्ट में आया था, और एक और क्वेश्चन वहां से आया था। बच्चे ऐसा कह रहे थे, मैं तो एग्जाम देने गया नहीं था, कह रहे सर ग्रुप ऑफ सिंगर का जो आपने बताया था CHOIR क्वेर, वो वाला क्वेश्चन आ रखा था। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, हम तो एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल कि आप SSC में भी बैठोगे तो आप फोड़ के आने वाले हो, गारंटी, ठीक है। तो गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ इसलिए है ना कि चलो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं ना वो आगे जाके काम आएगी, ठीक है। तो चलो इसका 4, 5, 6 3 पार्ट आज करेंगे, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और एग्जाम से पहले मैं 200-300 करा दूंगा। बट सुनो, आप में से ये लोग सोच रहे हो मास्टर साहब ऐसे चल रहा है, एक ही बार PDF UDF के बारे में कुछ बताओ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सुनो ध्यान से, कि अगर आप में से अगर कोई भी बच्चा वोकैब की हमारी PDF लेना चाहता है, उसमें लिमिटेड वोकैब है, ध्यान से सुनना, 600 वोकैब है, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वर्ड, इडियम, फ्रेजेज, स्पेलिंग मिस्टेक सब। तो आप इसको बाई कर सकते हो, पेड है, बाकी यूट्यूब पे तो फ्री चल रही है। बाकी एक ही बार अगर लेके आप पढ़ना चाहते हो तैयारी जल्दीबाजी में करने के लिए, तो हमारी वोकैब की PDF को बाई कर लो। बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। वोकैब का हिंदी भी लिखा हुआ है और आराम से आपको याद करने में बिल्कुल भी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है भैया, तो मैथमेटिक्स का भी पूरा चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कर दिया। और पता है मजे की बात यह ना कि मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, PDF में नहीं आता, तो हम है ना भैया आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हमने, सारा चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके एक यूट्यूब पे प्राइवेट में अपलोड करके ना उसका लिंक PDF में डाल दिया कि जो जो PDF बाई करेगा वो वीडियो देख पाएगा। तो PDF बाई करो व्हाट्सअप करके, और जितने भी चैप्टर वाइज जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन बनाओ, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी देख लो वीडियो का मैथ के अंदर। और बहुत मजेदार PDF है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम आता है, नॉन वर्बल, वर्बल, सब कुछ डाला गया है। PDF का सॉल्यूशन देखो, PDF में रीजनिंग का सॉल्यूशन हमने कर दिया, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी चीज है, किसी को भी समझ में आ जाता है PDF में से, ठीक है। तो व्हाट्सअप करो तीनों PDF के लिए और जाओ, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिंक से भी बाई करोगे तो आपको 2-4 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप व्हाट्सअप करके PDF बाई कर लो। लेकिन अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हो, तो वो हमारा एप्लीकेशन A to Z स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ऐप का, वहां से डाउनलोड करके एयरफोर्स वाई ग्रुप के पूरे डिफेंस सेक्टर में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट वाई ग्रुप का हम दे रहे हैं। गर्व के साथ कह सकते हैं वाई ग्रुप का बेस्ट प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ना, हम गर्व से क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो कहीं भी आपको नॉन वर्बल नहीं मिल रहा है, और नॉन वर्बल एक जगह मिल भी रहा है ना, एक आध जगह टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पूरा टेस्ट सीरीज का बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, कि रागा में जिस तरीके से नॉन वर्बल आते हैं, 15 रीजनिंग्स आते हैं, 7-8 मैथ आते हैं, 6-7 GK आते हैं, पूरा इंग्लिश आता है, वो सब कुछ हम लोग डाल रहे हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो है ना फुल मॉक टेस्ट, और साथ में हम लोग देखो सॉल्यूशन तो हर कोई देता है, हम वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके डालते हैं कि भैया तुम्हारा मैथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अगर आपकी एग्जाम की तैयारी अभी कुछ भी नहीं है, एग्जाम से पहले अगर 2 बार 3 बार इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो मॉक टेस्ट को, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फोड़ो जाके एग्जाम को। अब अभी आते मॉक टेस्ट की तरफ। अब क्या कुछ लोग कहते हैं ना मास्टर साहब एक के बाद काहे रटते रहे, तो भाई बताना जरूरी है ना, हर वक्त नए नए लोग जुड़ते हैं हमसे, तो आपकी और हमारी दोनों हेल्प हो जाती है। वैसे आगे देखो, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ ना कुछ ऐसे, देखो एक ऐसा इंसान, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है 2 लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए। 2 लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए एक इंसान को रखा जाए, उसको कहते हैं मध्यस्थता करने वाला। कभी कभार ऐसे लोगों को पहले मारा जाता है, ध्यान से देखना, जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं ना, बाकी जो बीच में आता है झगड़ा सलटाने वाला पकड़ के कूट देते हैं, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेटर। जो 2 लोगों के मध्य की झगड़ा को सलटाता है, सुलझाता है, उसी को कहते हैं आर्बिट्रेटर। मध्यस्थता करना, शुद्ध हिंदी वैसे बोलने ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं, मध्यस्थता करना, ठीक है, इसको कहते हैं करने वाला। आगे देखो, कह रहा है अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, जवान या फिर जवान एनिमल्स की फैमिली को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रूड कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे, ये तो याद करने वाली चीज है, ब्रूड। ब्रूड मतलब जवान जानवरों का, यंग जानवरों का फैमिली, ठीक है। वैसे जानवरों की भी फैमिली होती है, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही की है। देखो अगला देखो, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। इसका मतलब वो एक लंबा सा गहरा सा मेटल का पॉट, घड़ा, जो कि
क्या करते हैं, एक खुले आग में उसमें खाना पकाने का काम करते हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड्रन। ठीक है, याद रखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आगे ये मिलता जुलता है, एक और मिलने वाला आपको इसी के अंदर, उसको कहते हैं कॉल्ड्रॉन। ठीक है, अब कुछ लोग ना जाएंगे इस पे कि मास्टर साहब आपका इंग्लिश का एसेंट ना बढ़िया नहीं है, प्रोनाउंसिएशन एसेंट थोड़ा ऐसा बोलो ना कि लगे कि कुछ ब्रिटिश है। देखो ध्यान से सुनो, इंग्लिश जो है ना एक दोगलों की भाषा है, बहुत सारी भाषाओं को मिला के इंग्लिश को बनाया जाता है। ठीक है, ग्रीक, फ्रेंच, उल्टा सीधा लैंग्वेज को, तो इसको इसलिए दोगलों की भाषा कहते हैं। अब हम तो दोगले हैं नहीं कि इस भाषा को बढ़िया से बोल सके, तो ये दोगले ब्रिटिश ही बढ़िया से बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको भी अगर नहीं बोलने आता तो गर्व से रहा करो, इंग्लिश बोलना कोई गर्व वाली बात नहीं है। आगे देखो, ये हमारी जरूरत है तो हम इसको पूरा कर रहे हैं, अदरवाइज इसको कुत्ता भी नहीं पूछता इंग्लिश को। आगे देखो क्या कह रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। ठीक है, मतलब उपहार के तौर पे देते हैं ना, या फिर किसी को देते हैं तोहफे के तौर पे हम लोग फूलों का अरेंजमेंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ? फूलों के अरेंजमेंट को कहते हैं एक तरीके से गुलदस्ता। ठीक है, उसको कहते हैं बॉक्वेट। याद रखना आप लोग क्या कहते हैं उसको, बॉक्वेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें ना एक चीज कंफ्यूज करने वाला होगा, मैं बता रहा हूँ, रुको। बॉक्वेट का मतलब होता है फूलों का, मतलब गुच्छा, गुलदस्ता, ऐसे जो भी है। और एक होता है रिथ। रिथ का मतलब क्या होता है? पुष्पहार, मतलब फूलों का एक माला। जनरली इसको यूज करते हैं जो मरने वरने के बाद जो चढ़ाते हैं ना उसमें। आगे देखो, अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज सर्विंग वेसल्स। देखो इसे कह रहे हैं ना, अब देखो सेम मिलता जुलता है। मैंने क्या बोला, एक लंबा मेटल का पॉट जो कि खाना पकाने का खुली आग में काम करे उसको कॉल्ड्रन कहते हैं। लेकिन कह रहा है एक लंबा डीप पॉट, अ लार्ज डीप पॉट, गहरा पॉट, यूज बोथ इन द ओवन एंड एज सर्विंग वेसल। उसका यूज हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं, और ओवन का मतलब वही पकाने में भी काम करते हैं, और उसको सर्व करने में, खिलाने में भी काम करते हैं। उसको हम लोग कैसेरोल कहते हैं। याद रखोगे आप, कैसेरोल। कॉल्ड्रन खाली पकाएंगे, लंबा गहरा पॉट ऐसा होता है। कॉल्ड्रन मतलब पकाएंगे, कैसेरोल मतलब पका के खिलाएंगे उसी में। क्लियर है? ऐसे याद रखोगे आप। 6 नंबर देखो, फ्लावर और लिप्स ओवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव। मतलब खैरा वही जो मैंने बताया, रिथ। इसका मतलब कहा पुष्प और फ्लावर्स और पत्तियां, फूल पत्तियों को ना एक में एक गुथ के गोल एक बना देते हैं। और जनरली कॉफिन मतलब, या फिर कॉफिन का मतलब जिनमें लाश वास ले जाया जाता है, और ग्रेव जहाँ पे दफनाया जाता है वहां पे चढ़ाते हैं ना, उसी को कहते हैं पुष्पहार। रिथ कहते हैं उसको। ठीक है, रिथ का मतलब याद रखोगे। पुष्पहार जनरली मरने के बाद जो चढ़ाया जाता है, वैसे जिंदा में भी आजकल चढ़ा दिया जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं नेताजी को। आगे देखो, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक ऐसा व्यापार जो कि कानूनी तौर से प्रतिबंधित हो, उसको क्या कहते हैं? गैर कानूनी। देखो जैसे हमारे बिहार में ना शराब बंद है, लेकिन फिर भी आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको गैर कानूनी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े जाओगे तो 2-4 डंडा बजेगा, उसके बाद जेल वेल होगा, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी अ ट्रेड दैट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यापार जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित हो, उसको कहते हैं इलिसिट। इलिकिट नहीं, इलिसिट। इलिसिट मतलब गैर कानूनी। याद रखोगे, गैर कानूनी। ओके, आगे देखो, ये कह रहा है टू गिव अप द थ्रोन। गिव अप द थ्रोन का मतलब, थ्रोन का मतलब सिंहासन। पिकॉक थ्रोन सुने हो? मयूर सिंहासन नहीं सुने हो? इतिहास भूगोल कभी पढ़ो तो सुन लोगे। टू गिव अप द थ्रोन, गिव अप का मतलब छोड़ देना, अपने सिंहासन को छोड़ देने को कहते हैं एब्डिकेट कर देना भैया, त्याग देना। क्या कहते हैं? त्याग देना। सिंहासन को त्याग देना मतलब एब्डिकेट, या फिर एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। क्लियर है? आगे देखो, रिनाउंस का ही मतलब होता है त्याग देना, सब सिनोनिम है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वन हु embraces voluntary death for the sake of one's country, मतलब अपने देश के लिए शहीद हो जाना। क्या कहते हैं उसको? मार्टियर, देशभक्त, शहीद। समझ में आ रहा है? शहीद हो जाना, वही शहादत चढ़ जाना, मार्टियर कहते हैं। ये तो सबको पता होगा, इसलिए ज्यादा छीलेंगे नहीं उस पर। 10 नंबर कह रहा वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा इंसान जिसको ना तो आर्ट से कोई लगाव है, ना ही सभ्यता से, ना ही कला से, कुछ से नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या रीति रिवाज माहौल में चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, क्या पूजा पाठ, क्या नाच गाना, कुछ मतलब नहीं है। क्या फेस्टिवल बन रहा है, क्या कला हो रही है, क्या हमारा सभ्यता, कुछ मतलब ही नहीं है। उसको कहते हैं फिलिस्तीन। कुछ लोग इसको फिलिस्तीन भी पढ़ लेते हैं, बाकी आप ठीक है। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको आर्ट एंड कल्चर में कोई रुचि ना हो, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ना हो। क्लियर है? उसी को कहते हैं, उदासीन हो इसके प्रति। आगे कह रहा सुनो, सेट नंबर 5, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। प्लीज मतलब एक तरीके से एक ऐसा इंसान जिसको खुश कर पाना। प्लीजर का मतलब क्या होता है? खुश कर पाना, उसी से बना है प्लीज। तो एक ऐसा इंसान जिसको खुश कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो,
अब समझ में आ रहा है, शादी वादी के बाद समझ में आ जाएगा। वाइफ को जब खुश करने जाओगे ना किसी बात के लिए, तो वो उतनी नखरा करते जाएगी, उतनी नखरा करते जाएगी। तो नखड़ेबाज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? फास्टिडियस। ठीक है, जनरली फास्टिडियस को याद रखना है। फास्ट मतलब क्या होता है? फास्टिंग करते हो? नहीं करते हो ना, आपकी वाइफ करेगी, ध्यान से सुनो। फास्टिंग वास्टिंग करोगे तो फास्टिंग में भी क्या होता है, ज़्यादा नखरे होती हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह फास्टिडियस, नखरेबाज, इस तरीके समझ लो। तो इस तरीके से याद रखो, फास्टिंग में ज़्यादा नखरे होती है। हम आज फास्टिंग है, नहीं काम करेंगे, ये करेंगे, आप तुम कर लो, ये कर लो। उसी टाइम फास्टिडियस कर लो, इस तरीके से कि फास्टिंग में जो नखरे होती हैं उसको कहते हैं फास्टिडियस, मतलब नखरेबाज। ठीक है, मतलब उसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल है। याद करने का तरीका अपना अपना हो सकता है, आप अपने तरीके से याद कर लो। आगे कह रहा है समथिंग डेट कैचेज फायर इजली। ये तो पहले भी पढ़ाया था। एक ऐसा चीज जिसमें कि आग जल्दी लग जाए उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। ये सिनोनिम्स वाले में पढ़ाया था शायद, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, या फिर इडियम वाले में पढ़ाया था। इनफ्लेमेबल का मतलब पढ़ाया था जिसमें आग जल्दी लग सकता है। ठीक है, आगे देखो, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। स्टेट मतलब राज्य नहीं, एक ऐसी सिचुएशन या फिर अवस्था जिसमें एक इंसान क्या कहता है, अनमैरिड रहता है, शादीशुदा नहीं रहता, उसको कहते हैं लो सधुआ गया है, सिलिबेसी। ठीक है, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जीना, साधु संत की तरह जीना, शादी वादी नहीं करना। ठीक है, सिलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य जीवन जीना। आगे कह रहा है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे बहुते पैसा है लेकिन कोई काम वाम नहीं है। ठीक है, पैसा बहुते है लेकिन काम वाम नहीं है, ज्यादा नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग साइनक्योर। ठीक है, पैसा बहुते मिलना लेकिन ज्यादा काम नहीं होना, आराम से जाते हैं, बैठते हैं, दो चार रुपये एकदम डीलिंग हाँकते हैं और चलाते हैं पैसा लेके। ठीक है, वही कहते हैं साइनिक्योर। आगे देखो, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो ये चीज देखो, इसका मतलब हुआ ना कि ऐसा इंसान जो इंडिफरेंट हो। इंडिफरेंट का मतलब उदासीन, उसको कोई रुचि ना हो किस चीज में, ना तो दुख में ना तो सुख में, उसको कहते हैं स्टोइक। एक ऐसा इंसान जिसको ना तो सुख से मतलब है ना तो दुख से मतलब है। ठीक है, स्टोइक। तथस्थ कहते हैं उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पूछोगे ना तो उसको कहते हैं तथस्थ। मतलब ना तो उसको सुख से मतलब है ना तो दुख से मतलब है, एक दिशा सदमे की तरह बैठा रहेगा उसको। ऐसा भी इंसान क्या है यार, ना सुख में ना दुख में। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जांपल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन। ठीक है, ऐसा चीज क्या भाई, ऐसा चीज, ऐसा एक केस। केस मतलब वो नहीं जो थाना में जाके केस करते, कि ऐसा मतलब आपके साथ हुआ इवेंट, घटना, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आगे के लिए रख देते हैं। अच्छा तुम्हारे साथ देखो याद है ना, ऐसा ऐसा हुआ था, ये काम करोगे तो आगे वैसा हो जाएगा, वो सिचुएशन, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। पास्ट में हुई घटना को एग्जाम्पल के तौर पे लाके रख देना। ठीक है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट, याद रखोगे आप। आगे देखो, वन हु वॉक्स ऑन फुट। एक ऐसा इंसान जो पैर से चलता हो। कहोगे महाराज तो हाथी पे कौन चलता है रोज, सब कोई तो पैदल ही चलता है। ठीक है, पैदल चलता है। देखो एक चीज ना, एक सेना के बारे में आपने सुना होगा, सेना भी बड़ा अलग अलग होती थी पहले। घुड़सवार सेना आज भी होती है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब सेना के बारे में जानते हो। देखो इसको क्या कहते हैं, कैवेलरी कहते थे हम लोग। ठीक है, इन्फेंट मतलब तो बच्चा होता है। सुनो, उसको कहते हैं हम लोग पेडेस्ट्रियन, जो वॉक पे चलता है। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता था, सुनो मैं घूम गया था इधर उधर। कहते हैं वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। बहुत सारी पहले सेनाई राजा के पास होती थी, कुछ हाथी पे, हाथी वाला, कुछ घुड़सवार वाला, कुछ पैदल चलने वाला। तो जो पैदल चलने वाला सेना होता था ना उसको कहते थे पेडेस्ट्रियन। और जो घोड़े पे चलने वाली सेनाएं जो आज भी दिख जाती है कहीं कहीं आपको, उसको कहते हैं कैवेलरी। ठीक है, याद रखोगे आप। एन ऑफिशियल पैडन। ठीक है, एक मतलब क्षमादान। ठीक है, एक क्षमादान। तो क्षमादान जैसे पैडन, कैसे कोई जेल वेल में जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको पैडन पे या फिर पैरोल पे ले आते हैं। वो तो पैरोल का मतलब कुछ टाइम के लिए क्षमा होता है, लेकिन इसमें पैरोल नहीं है। एन ऑफिशियल पैडन का मतलब होता है मतलब एक तरीके से क्षमा मिलना किसी को, तो उसको कहते हैं अमनेस्टी। क्षमा, दान, दया, वही चीज होता है अमनेस्टी। और पैरोल का मतलब होता है किसी को पैरोल पे छुड़ाना। पैरोल अलग चीज है, जैसे कोई जेल में गया है कुछ टाइम के लिए, उसको पैरोल पे ले गया लेकिन फिर उसको भीतरे जाना है। ठीक है, भले भी बाहर आ गया है, बट वो चीज नहीं था, ये डिफरेंट था। डैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, कोई ऐसा चीज जिससे होकर नहीं देखा जा सकता, उसको ओपेक कहते हैं। जैसे मान लो एक शीशे का गिलास है। ठीक है, तो इसको एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हो, और वहीं पे स्टील का लगा दिया तो एक तरफ ताकोगे तुम्हारा ही आंख नजर न लगेगा। नया नया ग्लास रहा तो तुम्हारा ही आंख नजर आएगा उसके अंदर, ये बहुत बढ़िया आंख है। ठीक है, मयूर की तरह आंख है, वही चीज है। आगे देखो, मतलब ओपेक का मतलब होता है जिसकी तरफ होकर दूसरे पार का चीज ना नजर आए, मतलब एक तरफ से पारदर्शी ना हो, अपारदर्शी हो। समझ में आ गया ना। आगे देखो, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, मतलब ऐसा चीज जिसको गाइड किया जा सकता हो, कंट्रोल किया जा सकता हो, मतलब आपकी बातों को, आपकी चीजों को स्वीकार करने के लायक हो। ठीक है, उसको कहते हैं अमीनेबल। ठीक है, अमीनेबल। ओके, आगे देखो,
कह रहा है नोट्स बनाओ भैया, खाली वीडियो देखने से तमाशा नहीं हो रहा है, यहाँ पे नोट्स बनाओ। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसा चीज जिसको समझ नहीं सकते, पहले ही बताया था इनकम्प्रीहेंसिबल। अगर पूरी वो कैप के सेशन को देख रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब मैंने बताया था जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर सॉरी जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते उसको कहते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जो समझ आया उसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिबल। आगे कह रहे हैं समथिंग विच इज फिट टू बी ईटेन, जो ऐसा चीज जो खाने के योग्य हो, खाने के योग्य हो उसको कहते हैं एडिबल। अब खाने के योग्य तो आजकल कुछ भी खा जाता है, केकड़ा फेकड़ा सब इंसान खा जाता है, तो वो खाने के योग्य नहीं है। जो हेल्थ के लिए सही हो, ठीक है, जो खाने के योग्य जैसे गोभी, ठीक है, प्याज टमाटर वो सभी चीज़ है। अब खाने के लिए सांप बिच्छी खा जाओगे तो खाने के योग्य थोड़ी है, उसको कहते हैं एडिबल। आगे देखो वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, एक ऐसा इंसान जो जरूरत के समय किसी की मदद करता हो, ठीक है, उसको एक तरीके से सेवक के तौर पर वो कहते हैं कि अच्छा इंसान। सैमरिटन, सैमरिटन का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता हो, ठीक है, गुड सैमरिटन, एक अच्छा सेवक, ठीक है, सैमरिटन। क्लियर, देखो सैन्योरिटा नहीं है ये, सैमरिटन है, ठीक है, याद रखोगे आप। आगे सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, एक ऐसा राइट, सोल राइट मतलब पता है इकलौता राइट, सोल, सोल का मतलब होता है इकलौता, एक मतलब अधिकार, इकलौता अधिकार, टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किस ऐसे आविष्कार को जिसको आप ही खाली बनाओगे, आप ही बेचोगे, कोई और नहीं बेच सकता। जैसे बोले ना कि जैसे आप लोग कैंपस का शूज पहनते हो, एडिडास का जैकेट टी शर्ट ये सब चीजें पहनते हो, तो एडिडास का टी शर्ट अब एडिडास वाले ही बनाएंगे, उसका शू वही बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी एडिडास नाम का कंपनी खोल के बैठ जाओगे। तो उन्होंने पेटेंट करा रखा अपने कंपनी का। पेटेंट का मतलब होता है यही कि उसका अधिकार सरकारी ऑफिशियल तौर पे उनको मिला है कि आप पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई बनाएगा तो पकड़ के टेल देंगे वो लोग जेल में, ठीक है। तो वही चीज़ है पेटेंट। अगर आपको भी कोई ब्रांड स्टार्ट करना तो पहले पेटेंट करवा लेना अपने ब्रांड को कि भैया इस चीज़ का हमने खोज किया और हम ही बनाएंगे, दूसरा बनाओगे तो पकड़ के बहुते मार मारेंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फिक्सियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। फिक्सियस मतलब क्या होता है सर, ये सब क्या दे देते हो। देखो फिक्सियस का मतलब होता है ना कि झूठा नाम, काल्पनिक नाम, छंद नाम, ठीक है, मतलब एक काल्पनिक होना, एक ऐसा नाम। जैसे प्रेमचंद जी बहुत सारा गोदान वोदान लिखे हैं, बहुत सारा मतलब नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें से गोदान आपने देखा होगा, उसमें गोहरी भैया होते हैं, तो उसमें से बहुत सारा नाम ऐसा हो जाता है ना जो बस कल्पना के तौर पे हम लोग रख लेते हैं। अगर मान लो मैं ही कोई स्टोरी रखूं, लव स्टोरी लिख देता हूँ, फलाना नाम का एक लड़का था, ढिमकानी नाम की एक लड़की थी, दोनों में हो गया चक्कर वक्कर, फिर शादी वादी होकर ब्रेकअप हो गया, तो किसी कुछ भी नाम ले लेंगे। अब जरूरी नहीं कि अपने घर में पड़ोस का नाम ले, कुछ भी ले सकते हैं। उसको कहते हैं सीडोनिम, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ध्यान में सुनो, क्या कहते हैं उसको, सीडोनिम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप कहोगे मास्टर ये तो पी से स्टार्ट है, तो पी यहाँ पे साइलेंट है। अब काहे पी और ई साइलेंट है, अब अंग्रेज से जाके पूछना, वही सब बनाया ये सब। सीडोनिम का मतलब होता है छंद नाम, ठीक है, काल्पनिक नाम। क्लियर है, जो कि एक ऑथर के द्वारा, लेखक के द्वारा लिया जाता हो अपनी कहानियों में डालने के लिए। आगे देखो कह रहा है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एक ऐसा जगह जहाँ पे गन, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स मतलब सैन्य जो है ना, क्या कहते हैं उसको, हथियारों को, चीज़ों को रखा जाता है। एक तरीके से वही हथियार, गन, बंदूक, वही सब चीज़ रखा जाता है, उसको कहते हैं आर्सेनल। ये हमारे सीपीओ के एग्जाम में आ रखा था एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, आर्सेनल, जहाँ पे हथियारों को रखा जाता हो। आगे देखो क्या कह रहा है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा प्यार करता हो किताबों से, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। याद रखोगे बिब्लियोफाइल, ठीक है। आगे देखो कह रहा है प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा जगह जहाँ पे फ्रूट और ट्रीज मतलब क्या कहते हैं उसको, फलों वाले पौधे बढ़ते हैं, मतलब रहते हैं, वही सब चीज़ जहाँ पे फल फूलते हैं, ये सब फल का क्या होता है, फलों का फलना होता है, ये सभी चीज़ें होता है, उसको ऑर्चार्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखोगे। और ऑर्चार्ड का मतलब होता है एक ऐसा जगह, बगीचा, बगीचे के तौर पर आप इसको ले सकते हो, गार्डन भी होता है बट ऑर्चार्ड जहाँ फलों का बगीचा, ये तरीके से आप ले सकते हो इसको, ठीक है। एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, इसका मतलब क्या होता है भैया, एक ऐसा एक्ट, कल मतलब एक्ट का मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा लिया गया एक्शन, काम, जिसमें से कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अच्छा मैंने यहाँ पे ये किया था। आप लोग सोचते हो ना कि मैं यहाँ पे ये गलती किया था, आखिर मैं बार बार फेल कहाँ हो रहा हूँ। पढ़ते हो तो सोचते हो, जब फेल हो जाते हो तो किसी काम में, मैंने इस चैप्टर पे अच्छा से टाइम नहीं दिया था, वो चैप्टर अच्छा से नहीं पढ़ा था, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। मतलब इसका मतलब हुआ आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है। सॉरी, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। तो जब भी आपसे सिर्फ पूछेगा ना द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, तो वहां पे कहोगे आप रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, ठीक है।
और जब भी खुद के बारे में खाली सोचोगे कि मैं अपने पास्ट के बारे में सोचोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड जोड़ दे जिससे कि खुद सिर्फ अपने बारे में आप सोच रहे हो, उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। बट रेट्रोस्पेक्शन मतलब किसी भी चीज के पास्ट के बारे में सोच रहे हो। और दोनों वर्ड के बारे में फिर से एक्सप्लेन करो। रेट्रोस्पेक्शन किसी भी चीज के पास्ट के बारे में सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन जब अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन में सिर्फ पास्ट के बारे में कहा है, तो मैंने पूरा डेटा क्लियर कर दिया। आई होप कि इसमें क्लियर होगा। और इंस्पेक्शन का मतलब होता है जाके जांच पड़ताल करना, ठीक है। ये तीनों जो थे इंपॉर्टेंट थे। आगे देखो, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, एक ऐसा चीज जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कह सकते, उसको कहते हैं इनसैटिएबल, मतलब जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता वही कहते हैं इसको। क्लियर है सर? और फिर से जाने से पहले आपको याद दिला दे कि चलो महाराज ए टू जेड स्टडी की ऐप को डाउनलोड करो और वहां से टेस्ट सीरीज को लगा के दबा के ना वीडियो सोल्यूशन देखो, कंसेप्ट को समझो, बहुत हेल्प मिलने वाला टेस्ट सीरीज से। लिंक डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड एप्लीकेशन का, साथ ही साथ जितने भी पीडीएफ्स हैं रीजनिंग की, वोकैबलरीज की, मैथमेटिक्स की, सबको बाई कर लो व्हाट्सअप करके। और जस्ट आज रात में या फिर कल रात में करंट अफेयर का महा पीडीएफ आने वाला है। एग्जाम में 99% तक करंट अफेयर तक हम लोग हर शिफ्ट में टच कराएंगे उसी पीडीएफ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सर।